दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। हमने पिछली कक्षाओं में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और संविधान के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स किए हैं और धीरे धीरे हम सभी के एमसीक्यूज भी कवर करते जाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यूज करेंगे जो आपके आगामी किसी भी एग्जाम में इक्वली इम्पोर्टेंट होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं। एक ना एक मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, एग्जाम में मौलिक अधिकारों से। तो फिर क्लास शुरू करते हैं। अगेन, आप अभी तक अगर विद्यालय आईएएस में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा था मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकारों में हमने पढ़ा था कि हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। क्या क्या? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार और क्या अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय जाने का अधिकार, ठीक है। तो जिसमें से हमने 12 और 13, अगर ध्यान होगा आपको, 12 और 13 में हमने क्या पढ़ा था? 12 में क्या था? राज्य की परिभाषा थी और 13 में क्या था कि मतलब अगर मौलिक अधिकारों को मतलब कोई भी अतिव्यापित करने वाला कानून अगर संसद बनाती है तो वो उस सीमा तक समाप्त किया जाएगा, उस सीमा तक वो मतलब नहीं माना जाएगा जहां तक क्या हो, वो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, ठीक है। और फिर हमने 14 से 18 में पढ़ा था कि क्या अधिकार? समानता के अधिकार पढ़े थे। और 19 से 22 तक के जो भी अधिकार होते हैं, 19 से 22 तक के, अनुच्छेद 19 से 22 तक के ये अधिकार होते हैं स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है। ऐसे ही जो 23-24 होते हैं वो शोषण के विरुद्ध अधिकार होते हैं, बालाश्रम और बाल श्रम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को किसमें शामिल किया गया है? गरिमा पूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षित करता है? साथ ही साथ आप अपना भी आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। सॉरी, विदेश यात्रा बोले हैं, ठीक है, विदेश यात्रा यानी गरिमापूर्ण जीवन जीना, ठीक है। तो आ जाएगा सी। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? जितने भी सदन के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं, वो आपस में मिलकर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो भारत में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था, ठीक है, और यह आज एक विधिक अधिकार है और जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो इसका आज यही डेफिनेशन है कि संपत्ति का अधिकार आज एक विधिक अधिकार है और जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, ठीक है। अगला है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, कथन पढ़ते हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, ठीक है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। उपाधियां गलत है, ठीक है, उपाधियां नहीं है, ये एक पुरस्कार है, ठीक है। इसीलिए इसे अपने नाम के आगे या पीछे यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और 1954 में प्रारंभ किए गए पाया गया पुरस्कारों में केवल एक बार निलंबित किया गया है, ठीक है। 1954 से ये पद्म पुरस्कार शुरू किए गए थे और इसे केवल एक बार ही निलंबित किया गया था, ठीक है। केवल 1 साल के लिए ही ऐसा हुआ कि किसी को नहीं दिया गया। फिर किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर क्या जाएगा? बी। अगला है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है। देखिए, एक पुलिस स्टेशन का हवालात होता है, एक जेल होती है, ठीक है। तो ये दोनों अलग होते हैं। जो मजिस्ट्रेट के अंदर में होता है वो जेल होता है, ठीक है, वो न्यायिक हिरासत होती है, ठीक है। पुलिस जैसे और न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी है, तो आंसर क्या आ जाएगा?
सही है पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए जो है हमारा गलत हो जाएगा। क्या है, पुलिस हवालात में नहीं रखा जाता है, जेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि मजिस्ट्रेट के अंदर में पुलिस स्टेशन नहीं होता है, जेल होते हैं, ठीक है। और जो न्यायिक हिरासत के दौरान अगर मामले का प्रभारी पुलिस भी है तो भी वो बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति या बिना न्यायालय की अनुमति के संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अब वो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के अंडर में आ चुका है। अगला है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। क्या सही है पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है? अच्छा, सही है पूछ रहा है, ठीक है। पैरोल का मामला बन जाता है। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल के लिए मना नहीं किया जा सकता। देखिए, मना किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो न्यायालय के अंडर में, न्यायालय अगर चाहेगी तो ही उसे पैरोल मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है, बिल्कुल अपने नियम है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है। जैसे कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, जितने भी जेल थे उनमें से जितने भी कैदी थे उन सभी को रिलीज कर दिया गया था, पैरोल दे दी गई थी, ठीक है। अगला है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों का में से किसका उल्लंघन करता है? तो देखिए, कानून को लागू करने में कोई किसी प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार दे सकता है, ठीक है। ये किसका उल्लंघन है? ये सीधा सीधा उल्लंघन है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण का, ठीक है। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण यानी कि अनुच्छेद 14। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार रखा गया है? निजता का अधिकार किसके अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। साथ ही साथ आप अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में डालते जाएं। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता अगर मिटेगी तो क्या आएगी? समानता, ठीक है। ऐसा करके याद रखना है, अस्पृश्यता अगर मिटेगी तो क्या आएगी? समानता। इसीलिए इसे समता के अधिकार के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है। अगला है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिचित करता है? उद्देशिका, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। तो क्या हो जाएगा? तीनों ही करते हैं। उद्देशिका भी करती है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी करते हैं और मौलिक कर्तव्य भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? डी। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षित करता है? अनुच्छेद 21 कहता है कि मतलब गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आप अपने मन पसंद व्यक्ति से भी शादी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज हर घर में अपना संविधान है, ये बात भी नकारा नहीं जा सकता है, ठीक है। हर घर का अपना संविधान होता है तो उसके हिसाब से भी चलना चाहिए, लेकिन बस ज्यादा नहीं बोलेंगे इसके बारे में। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता होना आवश्यक है। आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप किए गए अध्यापक अहंता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और क्या पूछ रहे हैं? आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप किए गए अध्यापक अहंता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। देखिए, जो टेट के एग्जाम होते हैं और यहाँ पे उसकी बात की जा रही है, तो टेट क्या होता है? सेंट्रल लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है, ठीक है। तो अभी तक के हिसाब से आप अगर स्टेट या सेंट्रल किसी का भी टेट पास किया हो तो फिर आप टीचर बन सकते हो। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षण संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एक और आंसर हो जाएगा केवल 2।
अगला है निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार वो अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसी उपयुक्त कथन का समुचित ढंग से अर्थित है। देखिए, निजता का अधिकार क्या है, भाग 3 अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो इतना गोल गोल घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये यही पूछा जा रहा है। इसमें आपको ऑप्शन से भी जज करना है कि क्या पूछ रहा है, अनुच्छेद और भाग पूछ रहा है। ठीक है, अनुच्छेद क्या है, भाग 3 और अनुच्छेद 21 में गारंटी दी गई है निजता के अधिकार की। अगला है भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है। मानव शोषण के विरुद्ध अधिकार वाला क्या है, देखिए, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 या 24 में 23 और 24 में आता है, जिसमें हम बालाश्रम और बाल श्रम को मिटाने की बात करते हैं। तो मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी हटेगा, और क्या होगा, कारखानों खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध माना गया है। ठीक है, कारखानों और खदानों में बच्चों का जो नियोजन होता है उसका निषेध माना गया। दो चीजें, क्योंकि अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये तो धारा 17, ये तो समता के अधिकार से आएगा, क्योंकि अस्पृश्यता हटेगी तो समता आएगी। ठीक है, और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस में आएगा, ये बाद में आता है। ठीक है, 28 और 29, 30, 28, 29, 30 करके ऐसे अनुच्छेद हैं जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, मेन दो ही हैं, 1 और 4 हम बालाश्रम में पढ़ते हैं और बाल श्रम में पढ़ते हैं कि बालाश्रम और बाल श्रम। बालाश्रम क्या है, बंधुआ मजदूरी टाइप जितनी भी मतलब बेगारी का निषेध किया गया है। और बाल श्रम क्या है, जहाँ पे कल कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम आप नहीं करवा सकते। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। 20 में 3 बातें कही गई हैं। ठीक है, 20 में 3 बातें कही गई हैं, नो सेल्फ इंक्रीमेंटेशन, नो डबल जीओपार्डी, और क्या था, देखिए, एक तो आप अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए नहीं मतलब किसी भी दोषी को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए या फोर्स नहीं किया जा सकता है। दोहरे दंड से संरक्षण दिया गया है, और एक ही कर्म के लिए मतलब एक ही कर्म के लिए दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता। और क्या कहा गया है, और क्या कहा गया है, कहा गया है कि जो जैसे तात्कालिक कानून के हिसाब से ही क्या किया जा सकता है, सजा सुनाई जा सकती है। मतलब किसी दंड के लिए मतलब पूर्ववर्ती कानून पे नहीं जाया जा सकता। ठीक है, उसके लिए कानून लागू होना चाहिए। अगर आज कोई क्राइम हुआ है और आज उस क्राइम के लिए क्या है, दंड का प्रावधान नहीं है, तो उसे सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों को हमको ध्यान रखना है। दोहरे दंड की धारा, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, यातना के विरुद्ध निषेध, और कार्यात्तर विधि, इसे ही बोलते हैं। ठीक है, कार्यात्तर विधि। तो यातना के विरुद्ध निषेध ऐसा कोई वो नहीं है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। कब सम्मिलित किया गया, या 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा सम्मिलित किया गया। कुछ मिसलेनियस ऐसे पॉइंट आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो एग्जाम में आ जाते हैं, सीजीपीएससी या फिर एमपीपीएससी, आरपीएससी या फिर यूपीएससी। ठीक है, किसी भी एग्जाम्स में आ जाते हैं और हमसे क्या हो जाती है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। तो अच्छे से याद रखना है कुछ चीजों को, कुछ बेसिक चीजों को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शामिल किया गया था। देखिए, मैं टाइम ले लेके आपको बता रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज क्लियर होती जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सालय की सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को प्रदूषित करना, मृत्यु दंड। तो देखिए, मृत्यु दंड जो है ये अनुच्छेद 21 यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने के अंतर्गत में नहीं आता, क्योंकि मृत्यु दंड एक न्यायालयीन मतलब प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, वो एक प्रॉपर क्राइम के थ्रू मिला हुआ दंड है। ठीक है, उसमें आप गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता है, इसीलिए मृत्यु दंड नहीं दी जा सकती, ऐसा क्लेम नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं वो किसके अधिकार हैं, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे होते हैं। एकदम अच्छे से याद रखना है। मैं दावा करती हूँ ये मेरा अधिकार है,
ठीक है, और वो राज्य मुझे दे, ऐसे करना है। ठीक है, तो अधिकार क्या है? राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति कर दी गई है? बहुत ही इजी है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिर अनुच्छेद 20 क्या कहता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों में के लिए भिन्न व्यवहार कर सकती है। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा? देखिए, ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि विधि के समक्ष समानता के थ्रू समान लोगों में समान विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। और विधि का समान संरक्षण के थ्रू, जैसे दो बातें की गई हैं, ठीक है, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, इन दोनों का मतलब थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, दोनों सेम बातें नहीं है। जैसे समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, ये कहता है विधि के समक्ष समानता। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकती है। ठीक है, ये कहता है विधि का समान संरक्षण। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है, और क्या कहता है? सही स्पष्टीकरण भी है। अगला है, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। और कारण क्या बोल रहा है कि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? देखिए, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी, बिल्कुल करेगी। और क्या है? प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा एक अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के लिए, विकास के अधिकार मतलब विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है। दैट मीन्स कि अगर आप बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करोगे तो इससे क्या होगा? एक प्रजातांत्रिक समाज का निर्माण होगा। ठीक है, बच्चों में जागरूकता आएगी। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? एकदम अच्छे से याद रखना है, बार बार बता रही हूं मैं। आर्टिकल 70। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षण माना गया है? तो किसे मूल अधिकारों का संरक्षण माना गया है? देखिए, तो इसके लिए दो अनुच्छेद आते हैं, एक आर्टिकल 32, एक आर्टिकल है 226। अच्छे से याद रखना है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। आर्टिकल 226 के तहत जो हाई कोर्ट है वो हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण करती है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। तो न्यायालय, न्यायपालिका को माना गया है इसका संरक्षण। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? मानव के दुर्व्यापार, बालात श्रम का निषेध, आर्टिकल 23। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। तो देखिए, ये आर्टिकल 31 तो नहीं है, मैं बता रही हूँ ये कौन सा अधिकार है, ये है 29। 29। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी में से निम्नलिखित में से किसको हटाया गया था? तो किसको हटाया था? हमने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा? संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, और अब ये क्या है? एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 हिंदू शब्द, ये 25 प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं है? हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं है? ठीक है, देखिए, हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं है? बौद्धों से, पारसियों से, जैनों से, सिखों से। तो आप एक बात अगर ध्यान दोगे, बैकग्राउंड ध्यान दोगे, तो जो पारसी है ना, वो इंडिया के नहीं है, वो मूलतः ईरान देश से आए। ठीक है, ईरानी पारसी। ठीक है, तो जो पारसी हैं उनको हिंदू शब्द से डिनोट नहीं किया गया है। बाकी जो बौद्ध हैं, जैन है, सिख, ये कहीं ना कहीं क्या है? हिंदू ओरिजिन से जुड़े हुए लोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो क्या है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखना जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा कथन था।
कि एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। मतलब अगर आप मौलिक अधिकार दे रहे हो तो उसे किसी भी क्षण समाप्त नहीं कर सकते। मतलब उसे अगर मौलिक अधिकार के रूप में सौंपा गया है तो उसे क्या हो, स्थायी बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया एक कथन था। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन हम जैसे देखते हैं कि जो आर्टिकल 29 है ये आपातकाल शुरू होते ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बार बार आ रहा है, वही क्वेश्चन। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? किसके अंतर्गत दिया गया है? आर्टिकल 17 के अंतर्गत दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत के अंतर्गत। ठीक है, अगला है मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार तो पहले क्या है, वाद योग्य है। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने पर। फिर अगला क्या है, संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं? देखिए, धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन वो कब कब रोकी जा सकती है, 3 याद रखना है। अगर आपकी धार्मिक किसी भी प्रकार की रैली हो या फिर प्रचार प्रसार हो, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सार्वजनिक व्यवस्था, किसी का स्वास्थ्य या सदाचार, 3 चीजें प्रभावित कर रही है। क्या क्या? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार, इन तीनों को प्रभावित कर रही है तो क्या होगा, धर्म की स्वतंत्रता पर बाध्यता लगाई जा सकती है। ठीक है, मानववाद जैसा अभी तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मानववाद आ जाएगा इसका आंसर। मानववाद के आधार पर धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अधीन नहीं है। ठीक है, अगला है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कानून के समक्ष समानता भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। लोक रोजगार के मामले में को समान भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। वाक और अभिव्यक्ति अधिकार भारत में रहने वाले को ही प्राप्त है। तो देखिए, हमको क्या याद रखना है, हमको 5 अनुच्छेद याद रखने हैं, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, 5 अनुच्छेद, 15, 16, 19, 29, 30। ये भारतीयों और विदेशियों, ये क्या है, 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल भारतीयों को प्राप्त अधिकार है। ठीक है, ये केवल भारतीयों को प्राप्त अधिकार है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। तो इसके अलावा जो भी अधिकार होंगे वो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होंगे। तो देखिए, क्या है कानून के समक्ष समानता, ये तो आर्टिकल 14 है, तो ये क्या है, भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, तो ये आंसर क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। लोक रोजगार के मामले को भारत के नागरिकों, लोक रोजगार पहले हमको याद रखना है किस में आता है, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन या लोक रोजगार की बात कही गई है। ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। वाक एवं अभिव्यक्ति अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को प्राप्त है। वाक एवं अभिव्यक्ति क्या बोल रहा है, आर्टिकल 19, तो ये क्या है, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। मतलब आप समझिए, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ही केवल भारतीयों को प्राप्त है, इसके अलावा जितने भी हो भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो जो आर्टिकल 19 है वो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी, मतलब जो आर्टिकल 19 है वो केवल भारतीयों को प्राप्त होगा, और आर्टिकल 14 है वो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केवल 2 सही है, यानी आंसर हो जाएगा बी। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को व्यादेश दिए कि 6 से 14 वर्ष के सभी आयु के बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए? तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, 2002। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है? आर्टिकल 30। ठीक है, किसी भी वर्ग को। तो जो इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आर्टिकल 29 और 30 को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई थी? तो क्रीमी लेयर के मुद्दे पर, दैट मीन्स ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास होते हैं, इसमें 2 वर्ग रखे गए हैं। ठीक है, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, तो जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनको हम आरक्षण का लाभ दे सकते हैं, जो क्रीमी लेयर है उन्हें जनरल की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, उन्हें माना जाता है कि सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से ये लोग सशक्त हैं। ठीक है, इसीलिए उनको क्रीमी लेयर में रखा गया है।
अगला है निम्नलिखित अधिनिर्णयों में से किस एक ने यह घोषणा की गई कि भारत के संविधान के भाग 3 में किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है। तो देखिए, ये है, एक वाद आया था 1960 में, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें ये कहा गया था कि भारत के संविधान के भाग 3 में किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति क्या है, संसद को नहीं है। फिर उसके बाद जो 1973 में केशवानंद भारती वाद आया, इसमें क्या किया गया, एक मूल ढांचे की अवधारणा रखी गई। ठीक है, कि न्यायपालिका कुछ ऐसे विषयों को मूल ढांचा के रूप में क्या करेगी, मूल ढांचा के रूप में रखा जाएगा, जिसे क्या होगा, संसद संविधान के द्वारा, मतलब संसद कोई भी कानून द्वारा इस मूल ढांचे को कभी भी नुकसान न पहुंचा पाए। और उन्होंने कहा कि मूल ढांचे में क्या कौन कौन से विषय रखे जाएंगे, इन्हें हम समय समय पर बताएंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये अधिकांश कूट के ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं, और जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, सब में ऐसे ही कूट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने ज्यादा कूट वाले क्वेश्चन ही पढ़े हैं। भारत के संविधान का कौन अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर नागरिकों के विदेशियों दोनों समान। वही बात है, आपको याद रखने हैं 5 आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, फिर आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। 15, 16, 19, 29, 30 ही केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है। फिर क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है, तो यह जाएगा गलत। अनुच्छेद 16 क्या है, भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है, बिल्कुल सही। फिर भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है, बिल्कुल सही। तो आर्टिकल क्या हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्र के मूल अधिकार दिए गए हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें दी गई है, अनुच्छेद 19 में दी गई है। ठीक है, फिर भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता देता है। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें दी गई है, ये भी वाक्य एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का कौन सा वही है, अनुच्छेद 19। ठीक है, भारतीय संविधान में स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। देखिए, स्पष्टता प्रेस की आजादी नहीं दी गई है, लेकिन क्या है, इसे इनडायरेक्टली बोला गया है। क्या बोला गया, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के थ्रू। तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में एक आर्टिकल आता है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हम 6 बातें पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें से 19(1) ए कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता है, सीधे सीधे बोल दिया गया। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र किसमें है, विशेष रूप से प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, विशेष रूप से अनुच्छेद 19(1) में प्रत्याभूत है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के अंतर्गत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये भी क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, 19(1) के अंतर्गत आता है। ये कब किया गया था, 2002 में आया था, नवीन जिंदल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस चला था उसके लिए। ठीक है, अगला है संविधान के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, कौन सा आता है। देखिए, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन ही गलत बना, नहीं आता है। ठीक है, तो घेराव अफसर का जो अपने कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना है, एकत्रित जनता को हथियार नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आप शांतिपूर्ण इकट्ठा हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, लेकिन किसी भी अफसर का घेराव नहीं कर सकते, यहाँ पे ये है। ठीक है, तो नहीं आता है बोल रहा है, तो अफसर का घेराव इसके अंतर्गत मना किया गया है, इसके अंतर्गत इसकी मनाही है। अगला है निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की क्या होगा, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये वाक्य और अभिव्यक्ति है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। नहीं लगाया जा सकता है बोल रहा है। ठीक है, तो जो अवांछनीय अवलोचना है इसके आधार पर नहीं लगाया जा सकता है। बाकी न्यायपालिका का अपमान, लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना या भारत की संप्रभुता,
को चोट पहुंचाना। ये 3 आधार हैं जिसके आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाया जा सकता है। अगला, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, दोष, प्राण, गिरफ्तारी, ऐसे करके याद रखना है। आर्टिकल 20, 21 और 22 को, ठीक है। 20, 21 और 22 को कैसे याद रखेंगे हम? ट्रिक के माध्यम से गिरफ्तार करेंगे। 21 और 22 इसको याद रखना है दोष, इसको याद रखना है प्राण, ठीक है। इसको याद रखना है गिरफ्तारी। आर्टिकल 22 को याद रखना है गिरफ्तारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? आर्टिकल 21। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया? अगेन आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है? तो आर्टिकल 21 देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार रखा गया है? तो 21 के अंतर्गत ही रखा गया है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? आर्टिकल 21 ही देता है, ठीक है। साथ ही साथ आज का वीडियो थोड़ा डिटेल्ड हो गया, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन हमने क्या किया, हर क्वेश्चंस को अच्छे से समझा है, एनालाइज किया है, ठीक है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, 1 से 2 बार देखिए, और क्या होने और क्या शेयर करिए। और अभी तक अगर आप विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।